Hello everyone. Good evening all of you. तो अभी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसी किसी को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हल्का सा डिले है। आपकी जो क्लास रहेगी आज डेमो क्लास है, इसलिए आपको अलग से नोटिफिकेशन आया होगा। वरना कल से जो क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगी, आपको सिर्फ अपना ऐप ओपन करना है, कोर्स अपना सेलेक्ट करना है, और उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टैप ऑन ज्वाइन लाइव। तो उसके बाद आप क्लास में एंटर कर जाएंगे। अब क्लास में जब आप आएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि टू वे सिस्टम रहता है, माइक आपकी साइड भी है और माइक मेरी साइड, तो ऑब्वियस है कि होगा ही होगा। आपकी साइड जो माइक होगा उसको इनेबल करने के लिए एक हैंड रेज ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस हैंड रेज पे जब आप क्लिक करोगे, उसके बाद मैं यहाँ से इनेबल कर दूंगा, फिर आप माइक में अपना बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर चैट बॉक्स के थ्रू अपना कोई डाउट है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। एक एक करके चेक करना। यस संजय। संजय बोलो। सोहन। कोई बात नहीं संजय, चेक कर लो जिसको अभी कुछ चीज समझ में नहीं आई है माइक कैसे इनेबल करना है। सोहन कुछ बोलोगे आप? आवाज आ रही है आपके बैकग्राउंड में, आप नहीं बोल रहे हो कुछ। यस अनन्या। यस सोहन। जो उड़ान के स्टूडेंट है उनको ज्वाइन करने के लिए आज तो उनको क्रैश कोर्स ओपन करना पड़ा है, कल से जो उनका अपना बैच है उसी में ही क्लास आपको शो हो जाएगी। यस शुभम। यस। और किसी को कुछ चेक तो नहीं करना है माइक का? फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे तो अ, जब तक मैं क्लास में कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो उस बीच में माइक इनेबल नहीं करते। आज जब मैं आपसे पूछने के लिए बोलूंगा या जब मैं कंसेप्ट फिनिश कर लेंगे उसके बाद फिर माइक आपको अपना इनेबल करना है। या शुभम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज कौन सा चैप्टर होगा सर? आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। आर्य चिंता मत करो, जो क्लास में जितना मैं कराऊंगा उसमें आपने पीछे ज्यादा कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बस थोड़ी बहुत बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही मैथमेटिक्स को लेकर बिल्कुल ही ब्लैंक हो। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बेसिक चीजें अगर आपने पढ़ी हैं तो आपने टेंथ में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, इलेवेंथ में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ट्वेल्थ में भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसकी टेंशन मत करो। लेकिन अब जो मैं क्लास में कराऊंगा उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है, उसको आप ढंग से करोगे तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आपको अपने आप ही दिखने लगेगी। हाँ मनस्वी, आपसे चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग उड़ान बैच में मैं अपलोड कर दूंगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगी। जब जो संजय जब जो टॉपिक चल रहा होगा, जैसे अगर हम कांग्रेस का टॉपिक चल रहे हैं तो बेटर है कि आप उसी से रिलेटेड अगर डाउट है तो उससे पूछो। अगर आपसे कुछ और अलग डाउट पूछना है तो फिर क्लास के एंड में आप पूछ सकते हो।
और कोई डाउट और कुछ पूछना है किसी को तो बताते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलो अर्थमेटिक। अब मॉडुलो अर्थमेटिक, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो ये नई चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब बस नाम वाम थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर आप इसको अभी समझोगे तो आप कहोगे ये तो नई चीज कुछ नहीं है, तो आप सेवन्थ एट में भी पढ़ चुके हो। बस तब आपको ये नहीं पता था कि इसको मॉडुलो अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ML अग्रवाल से लेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 7 को हम डिवाइड करें, 7 को हम डिवाइड करें और 2 से मान लो हमने डिवाइड किया, तो हम इसको लिखते हैं 2 3 जा 6, और ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो ये जो नंबर है 7, इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? 7 = डिवाइजर इसका क्या है? 2। क्वोशिएंट कितना आया? 3 + 1। इस तरह से हम लिखते थे छोटी क्लासेस में किसी भी नंबर को। तो अब यहां पर भी ये मॉडुलो अर्थमेटिक में भी आपको यही चीज बता रहा है कि व्हेन वी डिवाइड इंटीजर्स बाय एनी अदर इंटीजर विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, वी हैव A = BQ + R। तो यही चीज है। ठीक है, यहां पर ये A है, ये यहां पर B है, ये यहां पर Q है, और यहां पर ये R है। ठीक है, वेयर Q एंड R बोथ आर इंटीजर। जो Q और R की वैल्यू आती है, यानी आपका जो क्वोशिएंट होता है और आपका रिमाइंडर होता है, ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। और जो इसके यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमेशा इससे डिवाइजर से छोटी होती है। ठीक है, अभी बीच में बेटा माइक ऑन मत करो, मैं पूछूंगा अभी जब आप माइक ऑन करना। ठीक है, तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। बस यहाँ पर एक थोड़ी सी नई चीज और क्या जुड़ी है हमारे पास, कि जो आर की वैल्यू हम नॉर्मली पढ़ते थे कि आर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर मॉड ऑफ बी और साथ में आ जाएगा। बस ये चीज आपके पास एक्स्ट्रा हो गई कि जब भी आप रिमाइंडर देखोगे तो वो हमेशा डिवाइजर की जो मॉड वैल्यू, यानी डिवाइजर चाहे नेगेटिव हो चाहे डिवाइजर पॉजिटिव हो, क्योंकि अब हम डिवाइजर नेगेटिव भी लेकर चलेंगे। पहले जो हमने डिवाइड करते थे उसमें नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड नहीं करते नॉर्मली, लेकिन अब हम नेगेटिव नंबर से भी डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पर मॉड ऑफ बी आ जाता है। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा हमेशा वो डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए, कभी भी उसके बराबर नहीं होता, कभी उससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए। अब मॉडुलो अर्थमेटिक जो होता है ये बेसिकली कहां पर काम आता है? जहां पर रैप अराउंड सिस्टम होता है। ठीक है, रैप अराउंड सिस्टम का मतलब कि जब एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हम जाते हैं उसके बाद फिर हमें वापस स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए इसको हम क्लॉक अर्थमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि क्लॉक इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। क्लॉक के अंदर जो नंबर आपके पास होते हैं टोटल 12 होते हैं। अब 12 के बाद अगर हम टाइम को काउंट करें तो 12 के बाद 13 होता है। इंटरनेशनल आवर्स के अंदर हम 13 आवर्स बोल देते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम 24 तक जाएं तो 25th आवर नहीं होता, फिर वापस अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। यानी एक सर्कल जब पूरा इसने कंप्लीट कर लिया, वो सर्कल पूरा कंप्लीट करने के बाद यानी 24 आवर कंप्लीट करने के बाद फिर अगला 25th आवर नहीं लेते, उसको हम फर्स्ट आवर बोलते हैं, यानी अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, जो रैप अराउंड सिस्टम है, वहां पर हम मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, अब इतनी बात मुझे बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? अंशिका, अनमोल, मैं कराऊंगा अपने हिसाब से, आपको चिंता मत करो आप लोग।
आपकी क्लास अभी इसमें इसलिए क्रैश कोर्स में मर्ज करी है ताकि आप एक बार पूरा रिवीजन कर लो। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बताएं। रैप अराउंड सिस्टम का मतलब होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आए, ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, एंगल का एग्जांपल लेते हैं। जब हम एंगल काउंट करते हैं तो एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होते एंगल बढ़ता जाएगा और वापस 360 डिग्री पर आ जाएगा। यानी जो कंप्लीट एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। अगर आपको 361 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसका मतलब वो 1 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 360 आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट रोटेशन में जाओगे तो 1 डिग्री अगर उसमें आप ऐड करोगे तो 361 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कंस्ट्रक्शन करने के लिए भाई 361 डिग्री का एंगल बनाओ, तो इसका मतलब है कि आपसे 1 डिग्री का एंगल बनवाया जा रहा है। इसको बोलते हैं रैप अराउंड सिस्टम, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक गए, उसके बाद फिर वापस से फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। हाँ हर्षित। हाँ लुवानी, ठीक कह रहे हो। ठीक है, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मिलाकर 3 4 केस आते हैं। तो जैसे पहला केस है, इसमें ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब डिवाइजर और डिविडेंड दोनों के दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो लेट ए इक्वल्स टू, ए ले लिया हमने मान लो 7 और बी ले लिया हमने 3। तो हमें 7 को 3 से डिवाइड करना है। 7 को 3 से डिवाइड करना है, तो जैसे अभी हमने करा था ये आ गया। तो इसमें जो आपके पास रिमाइंडर आया, इसमें रिमाइंडर आया 1। अगर दूसरा केस है आपके पास ए ग्रेटर देन जीरो बी लेस देन जीरो, मतलब ए की वैल्यू आ गई 7 और बी की वैल्यू -3। तो अब आपको -3 से डिवाइड करना है। अब माइनस वाले नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो क्वोशंट है आपका, क्वोशंट से वैल्यू आपको छोटी चाहिए। तो -3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, ताकि आपके पास यहाँ पर 6 आ जाए। ठीक है, -3 को मल्टीप्लाई किया हमने -2 से, ताकि आपके पास यहाँ 6 आए, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ए -7 हो और बी -3 हो, तो -3 से डिवाइड करते हैं हम -7 को। अब यहां पर अगर मैं इसको 2 से करूं, -2 से अगर मैं करूं, तो ये वाली जो वैल्यू है तो इससे बड़ी हो गई। तो इसका मतलब है कि यहां पर 6 नहीं आना है। -7 से आपको छोटी वैल्यू लेनी है। अब -7 से छोटी वैल्यू अगर मैं यहां पर लेने जाऊं, मान लो -2 की जगह मैं +2 कर दूं, तो आएगा -6। लेकिन अभी भी ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि -6 तो -7 से बड़ा होता है। और जो डिवीजन का रूल है उसमें ये कहता है कि यहाँ पर जो नंबर है, ये नीचे वाला नंबर इससे या तो छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको और आगे जाना पड़ेगा, आपको 2 की जगह यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। तो माइनस वाले नंबर्स में थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि यहाँ पर -9 आए। अब -9 जो है वो -7 से छोटा आ गया, यानी अब हम ठीक जा रहे हैं। अब इसको आपको करना है माइनस, क्योंकि जब डिवीजन आप करते हो, डिवीजन बचपन से आप ऐसे करते आ रहे हो कि 7 में से 6 माइनस करा हमने 1। हम यहाँ पर कोई साइन लगाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बचपन से ऐसे सिखाया मैं कि भाई 7 यहाँ पर लिख दिया, 6 यहाँ पर लिख दिया, तो इन दोनों नंबर को माइनस करना है। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये 7 है और ये -6 है, तब जाके हमारे पास 1 आ रहा है। लेकिन जब आपका यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये भी माइनस में ही आ गया, तो आप अब हमें करना क्या है, -7 में से 9 को -9 को माइनस करना है। -7 में से -9 को माइनस करना है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा और आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। जहां माइनस वाले नंबर आएंगे तो थोड़ा आपको केयरफुली चलना है, ठीक है, इसलिए ढंग से समझना इसको, क्योंकि माइनस वाले नंबर भी किसी किसी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आप जब डिवीजन करोगे यहाँ पर गलती से -6 मत लिख देना। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो नंबर आएगा वो उस ऊपर वाले नंबर से छोटा होना चाहिए।
उसके बाद चौथा केस है, इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर -7 को आपने डिवाइड किया 3 से, अब 3 से डिवाइड करें लेकिन अंदर तो -7 ही है, तो यहां पर भी आपको -9 ही चाहिए। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से, ताकि यहाँ -9 आए और रिमाइंडर आपका 2 आ जाए। तो ये टोटल मिलाकर 4 केसेस हो सकते हैं जहां भी आपको डिवीजन करना पड़ेगा, दोनों नंबर पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, या दोनों नंबर नेगेटिव हो। आप बताइए मुझे, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, गुड। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसको करने से पहले एक चीज और हम समझते हैं कि हमें आपको किस तरीके से जिन नंबर्स को मोड वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर किन नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो ये क्लॉक अर्थमेटिक है, तो इसको हम अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वोशिएंट मैटर नहीं करता, रिमाइंडर मैटर करता है कि आपका रिमाइंडर कितना आया है, इसलिए इसको हम रिमाइंडर अर्थमेटिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा था कि 7 = 2 इंटू में 3+1, तो इस चीज को आप और कैसे लिख सकते हो? ठीक है, इस मॉड वाली फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? यहां पर हम लिखेंगे 7 mod 2 = 1, यानी 7 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, नया ये कुछ नहीं है, जो हमने ये लिखा है इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। जो यहाँ पर डिवाइजर है वो हमने यहाँ लिखा 7, और यहाँ पर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो लिखना है mod 2, और उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। यहाँ पर जो क्वोशिएंट क्या है आपका, क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, फर्क ये पड़ेगा कि भाई आपने लिखा ठीक होना चाहिए, आपने जो सॉल्व किया ना उसमें ठीक होना चाहिए। यहां पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वर्बली पता है कि 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख दो। ठीक है, अब यहां पर जो इस कोर्स के अंदर हम चलेंगे, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, हमें काम जल्दी खत्म करना है और पूरा काम भी करना है। तो अब इसमें क्या पैटर्न रहेगा आपका, मैं यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं, एमएल के सारे एग्जांपल्स हैं, जो उसमें से सिलेक्टेड है, मतलब जो सेम बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं वो सारे नहीं करेंगे। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जो ऐसे एग्जांपल जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करें, उस तरह के एग्जांपल सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वो सारा करना है काम। इसके अलावा आपको फिर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। और एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि सारे के सारे वीडियो जो है एमएल अग्रवाल के, वो यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है, कुछ समझना है, तो आप वहां से उसका रेफरेंस ले सकते हो। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो फिर उसको हम नेक्स्ट डे, कल की क्लास के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो जो आपको समझ में नहीं आए या आपसे हो नहीं पाए। तो इस तरीके से चलेंगे तो हमारा जो कोर्स है टाइमली कंप्लीट होगा, जो हमने एक डेडलाइन तय करी है। क्योंकि अगर एक्सरसाइज हम लेके चलेंगे, रेगुलर पूरा लेके चलेंगे, तो आपको पता है कि पूरा साल चाहिए होता है उसके लिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ब्रैकेट लगाना, हाँ, ब्रैकेट लगाए बिना उसको सेपरेट कैसे लिखोगे आप? ठीक है, लगाओगे नहीं लगाओगे चल जाएगा, लेकिन फिर भी प्रेफर यही करना कि आप लगा के चलो। अब यहां पर आपको इनको इवेल्युएट करना है। तो 21 mod 2, अब 21 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, अब यहां पर जैसे ब्रैकेट नहीं लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह लिख के चलोगे तो बेटर ही है। 21 mod 2, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, यहां पर माइनस वाली टर्म है, -8 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो, अब यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर -8 है। तो 5 के टेबल में आप जाओगे तो 5 के टेबल में आपको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इससे छोटा नंबर -10 आए। और -8 में से -10 को माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर -8 को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 5 से। तो 5 के टेबल में मैं -2 पर जाऊंगा,
तो -10 आएगा। और इसमें से इसको माइनस करना है। जब भी नीचे वाला नंबर माइनस करना हो तो उसका साइन हमेशा चेंज करके चलना है। तो ये साइन प्लस हो जाएगा, यानी -8 + 10, आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 आया। अगर यहां पर दो नंबर प्लस में दिए हुए हैं तो पहले आप इनको प्लस कर लो, ठीक है। 23 और 9 को प्लस करोगे तो 32 बनेगा, और 32 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 2 जा 24, 32 में से 24 माइनस कर दोगे, आपके पास 8 आ जाएगा। ऐसे यहां पर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे। यहां पर है 3 mod 10, जो फिफ्थ पार्ट है आपका उसमें लिखा है 3 mod 10। अब यहां पर जो डिविडेंड है वो तो ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। हम 3 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 10 से। तो यहाँ डेसिमल वेसिमल के चक्कर में मत पड़ जाना कि यहाँ पर जीरो लगा के डेसिमल लगा के फिर उसको डिवाइड कर दो। इंटीजर्स में अपने आंसर को रखना है, यहाँ डेसिमल का कोई काम नहीं है, फ्रैक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 3 तो ऑलरेडी छोटा है, तो उसको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, यानी इसका जो आंसर है वो 3 ही आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे 12 mod 4 है, तो 4 से 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल कर सकते हो। आई थिंक इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम तो होगी नहीं, फिर भी किसी को है तो बता दो। उसके बाद हम चलते हैं इसी चीज को दूसरे और तरीके से इसमें कैसे लिखा गया है, ठीक है। यहां पर चीजें लगभग लगभग वही सब चलेंगी, बस लिखने के तरीके थोड़े थोड़े वो चेंज होते चलेंगे, ठीक है। वहां पर हमने मॉडुलो ऑपरेटर लगाना सीखा कि मॉड आपको कैसे लगाना है। अब यहां पर हम सीखेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में क्या है, कहता है लेट ए एंड बी टू इंटीजर एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। यानी यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब 1 से बड़ी क्यों ले रहा है, ये 1 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 1 से तो सारे के सारे डिविजिबल हो जाएंगे, सबका रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर ही आना है। तो इसने उस चीज को छोड़ दिया यहाँ पर। तो n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 लेनी है। एंड देन a is said to be congruent to b mod n if and only if n divide the difference of a and b। यानी जो अभी हम चीज लिख रहे थे उसी चीज को लिखने का अय्यूब के दूसरा तरीका आप कह सकते हो। अगर मैं ऐसे लिखता कि मैं a को डिवाइड कर रहा हूं n से, तो आंसर आ रहा है b, ठीक है। जो अभी हमने पीछे तरीका सीखा तो उसमें हमने ऐसे लिखा। अब इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में कैसे लिखना है कि a को मैं डिवाइड कर रहा हूं, a को मैं डिवाइड कर रहा हूं कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। ये जो रिमाइंडर है यहां पर आ गया, ठीक है। बस बात वही है कि लिखने का बस तरीका चेंज है, चीजें सारी वही है। a को n से डिवाइड करा, रिमाइंडर b आ गया। यहां पर लिख रहे हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, मतलब यहां पर आपको इसका रिमाइंडर लिख लेना है, a का जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिख लेना है। कौन सा एग्जाम्पल कह रहे हो सर आप, एग्जाम्पल 1 and 5? 5 एग्जाम्पल पे भी आने तो दो। शौर्य इसकी बात कर रहे हो क्या? देखो यहां पर बस लिखने के तरीके को चेंज हुआ है, कान ऐसे पकड़ने की बजाय कान को ऐसे पकड़ लिया। यहां पर ये कह रहा था कि भाई ए को अगर आप एन से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर उसका बी आ गया। अब इसी चीज को कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में कैसे लिखा गया, ए को अगर आपने एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर उसका बी आ गया। तो यहां पर हमने रिमाइंडर लिखा, तो यहां पर या तो रिमाइंडर लिखा जाएगा, बेटा वहां पर वो नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर की वजह से सोल्व किया है उसको। आप 3 mod 10 को सोल्व नहीं कर सकते, तो आंसर आपका नेगेटिव में जाएगा। रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं रखना, ठीक है। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपने ए को
बी से डिवाइड किया, एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बी आया। बस इसी चीज को बस मैंने लिखने के लिए तरीका चेंज कर दिया। इसका एक मतलब और होता है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यहां पर हमेशा रिमाइंडर नहीं आएगा, कई बार कोई बड़ी वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अभी चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका क्या रहता है चेक करने का, कि आप इन दोनों का डिफरेंस देखो कि जो a माइनस बी आएगा या b माइनस ए आएगा, ये डिविजिबल बाय n होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पर जो नंबर होगा उससे डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं मान लो 25, और 25 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, या कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, सॉरी 5, 2 नहीं 5। ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने अभी पहले लिख दिया, मैंने पहले क्या लिख दिया, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10। अब यहां तो चलो नंबर छोटे हैं, आप पता लगा लो कि भाई 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 2 नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर नंबर मान लो बड़े नंबर हो और एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ जाए कि ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो इस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। अगर मैं इस 5 को यहां लाके माइनस करता, 25 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो 20 आएगा, और 20 जो है वो 10 से डिविजिबल है। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर मैं यहां पर देखूं तो 25 माइनस 2 करेंगे 23, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 10। इसका मतलब ये स्टेटमेंट दिखने में तो ठीक लग रही है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह आप पता लगा सकते हो कि स्टेटमेंट जो आपको दी गई है वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में बन सकता है। ठीक है, अब बताइए, ये बात मुझे समझ में आई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। शौर्य, आपको क्लियर हो गया? क्रैश कोर्स 40 डेज का है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 5। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, देखिए क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब x की एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो उनको आपको एक सेट के फॉर्मेट में आंसर में देना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n होता, अगर होता है तो a माइनस b जो भी नंबर आएगा वो n से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं, 12 को इधर लाते हैं, तो x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5। और कोई भी नंबर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर से अगर वो डिवाइड हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 12 है, 12 6 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 6 इंटू समथिंग, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 6 से डिवाइड होगा तो यहां पर 6 जरूर आएगा। बाकी यहां पर क्वेश्चन कुछ भी हो वो इस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। वो क्वेश्चन यहाँ पर 2 आ रहा है, कोई और नंबर होगा तो उससे मैं कहूँ कि भाई 6 से डिविजिबल है तो 6 तो वहां पर आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई इंटीजर जरूर आएगा।
तो जब मैं यहां पर ये स्टेटमेंट कह रहा हूं कि x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 12 इक्वल्स टू 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर। कि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसमें 5 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में उसके कोई ना कोई इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नंबर था इसलिए हमें पता है कि 6 के साथ 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी x है इसलिए हमें वो चीज अभी पता नहीं है। अब -12 को आप उधर लेके जाओ, तो ये 12 प्लस का हो जाएगा, प्लस में 5k ऑलरेडी वहां पर है, तो x की वैल्यू आ गई 12 प्लस 5k। के यहां पर अगर मैं लिखूं 6 × 2, तो ये 2 यहाँ पर k है। अगर यहाँ पर मान लो 18 होता तो 6 × 3, या 24 होता तो 6 × 4, तो 6 तो इसमें कॉमन है। 6 क्यों कॉमन है? क्योंकि 6 से डिविजिबल है, तो इसलिए वो तो रहेगा रहेगा वहां पर, लेकिन इस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कौन सा इंटीजर आएगा। तो यहाँ तो नंबर थे, ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है, इसलिए हमें पता है कि वहां पर 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी नंबर है नहीं ना, यहाँ तो नंबर निकालना है ना, यहाँ पर अब तो अभी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब तक ये x हमें पता नहीं चलेगा, हमें ये नहीं पता कि कौन सा इंटीजर आएगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पर k से, कि यहाँ पर k कोई एक इंटीजर आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर k आया। अब यहाँ पर k क्योंकि इंटीजर है, और यहाँ पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं दे रखी है कि आपका जो आंसर है x की जो वैल्यू है ये नेगेटिव आनी चाहिए या पॉजिटिव आनी चाहिए या यहाँ से लेकर यहाँ तक आनी चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन दी हो, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब के यहाँ पर जितने भी इंटीजर पॉसिबल हैं सारे के सारे इंटीजर हो सकते हैं। तो अब सारे तो हम लिखेंगे नहीं, तो कुछ एक वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। अगर मैं के की जगह रख दूं 0, इफ के इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 12 प्लस 0 मीन्स 12 होगी। अगर k की वैल्यू रख ले हम +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 प्लस 5 × 1 मतलब 5 ही होगा। 12 प्लस 5 17। अगर x की वैल्यू रख लू मैं 2 और k की वैल्यू रख लूं 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 12 प्लस 5 × में 2 10 हो जाएगा, 10 और 12 22। यानी जैसे जैसे हम k की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं x की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो कुछ वैल्यू आप पॉजिटिव दिखा दो, कुछ वैल्यू नेगेटिव दिखा दो। अगर k की वैल्यू मान लो -1 रख दे, तो x कितना आ जाएगा? 12 प्लस 5 × -1, तो 12 माइनस 5 यानी 7। तो अब यहां पर ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इसलिए वहां पर ये बोल रहा था सेट ऑफ वैल्यूज, यानी आपको सेट बनाना है इन वैल्यूज का, और वो बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो अपने आंसर को आप कैसे दिखाओगे? सेट के लिए ब्रेसिस का सिंबल जरूर लगाना है, विदाउट ब्रेसिस लिखोगे तो वो सेट कंसिडर नहीं होगा। अब जो जीरो आपने वैल्यू ली थी, एक तो वो लिख लो पहले 12, जीरो के बाद फिर 17, जीरो के बाद 17, 17 के बाद 22, डॉट 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 छोड़ दो। नेगेटिव साइड कितनी वैल्यू आई? इससे छोटी वाली वैल्यू 7, और ऐसी और हम कम करते जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आती जाएंगी। मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। तो इस तरह से आप सेट बनाकर इसको छोड़ देंगे। आदित्य, डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये एमसीक्यू है या 1 नंबर का कुछ क्वेश्चन है तो आप सीधा आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आ गया 3 नंबर में, फिर आपने डायरेक्टली लिख दिया तो नंबर डेफिनेटली फिर कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल में 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड m। यहाँ पर अब m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 147 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय m आएगा। तो 147 माइनस 3 मतलब 144। तो 144 जो होगा वो m से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है। जब आप मोड वाली की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर क्योंकि नंबर तो आपके पास आ गया है, अब यहाँ पर वो सारे नंबर लिख दो जिनसे 144 डिविजिबल होगा।
ठीक है, हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो 144 के यहाँ पर जितने भी फैक्टर हैं, जिन जिन नंबर से 144 डिवाइड हो सकता होगा, वो सारे नंबर आपको लिख देने हैं। अब इसमें सबसे पहला, अगर आपने जब इसका आंसर लिखोगे, अगर आपने इसके आंसर में लिख दिया सबसे पहले 1, तो ये हो जाएगा गलत। अब 1 से 144 तो डिविजिबल है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे, कॉन्ग्रेंस वाली डेफिनेशन पर, तो उसमें क्या था कि जो आप यहाँ मोड के अंदर लिखते हो, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसलिए अगर आपने वहां पर 1 लिख दिया, तो फिर ये आंसर आपका यहीं से गलत हो जाएगा। आगे हो सकता है एग्जामिनर चेक करे ना भी करे, यहाँ पर आपके नंबर काट लेगा, यहाँ तक जो आपने लिखा है एक दो लाइन है उसके नंबर आपको दे देगा। तो ध्यान रखनी है डेफिनेशन वाली बात, कि एन की जो वैल्यू होती है, जो मोड के साथ यहाँ पर नंबर होगा, वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप 1 से आगे नंबर से स्टार्ट करो। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। इससे जितने भी नंबर पॉसिबल है वो सारे नंबर लिख दो आप, और लास्ट में 144 से तो ये होगा ही होगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें x यहां पर है, तो इसको आपको ऐसे ही करना है कि 39 माइनस एक्स डिविजिबल बाय 7। तो 39 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7k, वेयर k इज एनी इंटीजर। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x को उधर ले जाओ, 7k को इधर ले आओ। 39 माइनस 7k इक्वल्स टू x। ठीक है, अब आप कोई सारा कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया, तो हम यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 0 लेता हूं, तो ये 39 आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, तो 39 माइनस 7 मतलब 32 आ जाएगा। तो 7 7 यहाँ पर कम कर दे चलो, ये 25 आ जाएगा। दो तीन वैल्यू लिखो, 7 यहाँ पर ऐड कर दो, 42 हो जाएगा अगर आप -1 रखोगे तो। ऐसे यहाँ पर तीन चार वैल्यू लिख के बस इसको आप ब्रेसेस लगा के छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर इसने सेट नहीं बोला है, तो आप ब्रेसेस इसमें ना भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां सेट बोला है वहां पर ब्रेसेस जरूर लगा देना। चार पांच नंबर लिख दो, बस एक सीरीज आपकी समझ में आ जाएगी, हाँ भाई सीरीज बच्चे ने बना दी है। और यहाँ पर जैसे 7 7 का गैप है, 4 नंबर या 5 नंबर लिख दो, इनफ है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी, 46 आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इक्विवेलेंस क्लास, या फिर इसे कॉन्ग्रुएंस क्लास भी बोलते हैं। अब यहाँ पर भी नाम चेंज हो गया, लेकिन हाँ जित नहीं नहीं, एक एक्सरसाइज जरूरी नहीं एक करनी है। वो जितना भी मैं आज आज तो खैर कॉन्ग्रेस मॉडलो करेंगे, लेकिन जो कभी छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो वो दो भी करेंगे एक दिन में। तो अब यहां पर भी बस नाम चेंज हो गया है, काम चेंज नहीं हुआ है। अब ये कह रहा है द कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, यानी जो हमने कॉन्ग्रेंस क्लास अभी पढ़ी, उसी को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए, और जिससे डिवाइड करना है वो वाली टर्म यहां पर नीचे है। ठीक है, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स विच आर कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड एन। यानी ए मॉड एन की जो आप वैल्यू निकालते हो, उसमें जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, वो सारे उन सारे सेट को शो करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। तो बस नाम चेंज हुआ, काम वही है। ठीक है, अब जैसे यहां पर कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5, तो 3 mod 5 की आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी वाले तरीके से लिखूं, तो आपको
3 मॉड 5, 5 नहीं हुआ यहाँ पर, अच्छा हाँ 5 ही है, ठीक है। तो हमने मान के चले हमने कि ये किसकी वैल्यू है। यहाँ पर आप ले लो a इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे अपने आंसर को लिख देना है। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। अब फिर इसको वैसे ही करना है आपको, a -3 इज डिविजिबल बाय 5। तो a-3 इज इक्वल्स टू 5k। फिर आपने वही करना है, a की वैल्यू निकालनी है, 3 को उधर ले जाएंगे, 5k+3। अब यहाँ पर k की वैल्यू आप बारी बारी से डालते जाएंगे, k की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 3 आएगा, k की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर जो मल्टीपल होता है ना वो ऐड करते चलना है। यहाँ 5 है तो 5 ऐड करते चलो, 3+5 8, 8+5 13। ठीक है, इसमें कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 5 कम करोगे तो -2 आ जाएगा, फिर -7 आ जाएगा। इस तरीके से 3-4 वैल्यूज आप लिख दो। और इसी चीज को अगर इक्विवेलेंस क्लास की फॉर्म में, मान लो ये ऐसे ना लिख के, क्वेश्चन में ऐसे ना लिख के ये बोल देता है ऐसे सीधा, फाइंड कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 3 mod 5, तो इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, और वर्ड्स में लिख रहा है इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास तो ऐसे लिखना है। और अपने आंसर में आपको क्या करना है, अगर आंसर का लिखने का डायरेक्ट तरीका बताऊं, यहां पर जो वैल्यू है 3 वो सीधा आप लिखो। उसके बाद जो यहां पर आपको मॉड दे रखा है, यानी जिससे आपको इसको डिवाइड करना था, तो जो 5 यहां पर दे रखा है, 5 के हर बार मतलब 5 को ऐड करते हुए चलो, 3+5 8, 8+5 13, 13+5 18, इस तरीके से। ठीक है, और इसको लिखने का एक तरीका और होता है हमारे पास, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। 3 आपने लिखा, 3 के बाद यहां पर क्या हो रहा है, हम अगर 5 को प्लस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, 5 को माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है। यानी 3 के अंदर हमने एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया। उसमें आपको एक ही साइड वैल्यू लिखनी है, दोनों तरफ नहीं लिखनी, क्योंकि हम एक ही साइड ही दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हुए चल गए हैं। 3+5 8, 3-5 -2। उसके बाद फिर 5 करना है, तो फिर 5 करना है तो मतलब 3 ± 10। इस तरीके से ये भी एक लिखने का इसका तरीका है। कनेक्शन वीक हो गया था ये वाला क्वेश्चन, और जो अभी हमने ये क्वेश्चन करे हैं, ये क्वेश्चन अलग नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ उसको लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखने की बजाय वो लिखता है यहाँ पर कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। ठीक है, या फिर ऐसे लिखे क्वेश्चन को, फाइंड कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 3 mod 5। ये कॉन्ग्रुएंस क्लास के लिए सिंबल है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 3 mod 5। तो अब उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमने मान ली कि भाई इसकी वैल्यू ए होगी। ठीक है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही करो, 3 को इधर लाओ, a-3 जो भी वैल्यू आएगी 5 से डिविजिबल होगी, फिर a-3 इक्वल्स टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर, ऐसा लिखना है। अब a की वैल्यू आप निकालोगे तो इस -3 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा +3। अब k की वैल्यू बारी बारी से पुट करते जाओ, k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3 आएगा, 1 पुट करोगे तो 8 आएगा, 2 पुट करोगे तो 13 आएगा, -1 पुट करोगे तो -2 आएगा। तो इस तरह से कुछ वैल्यू यहाँ की लिख दी, कुछ वैल्यू वहां की लिख दी। या फिर दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब पहली वाली वैल्यू आपने जो 0 पुट करने पर वैल्यू ली थी वो आ गई 3। उसके बाद क्या करना है आपको, जो यहाँ पर 5 का मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, तो 5 अगर आ रहा है तो 5 ही आपको ऐड करते हुए चलना है और सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है। यहाँ पर देखो यही हो रहा है, 3+5, फिर दोबारा +5, फिर आगे अगली वैल्यू निकालेंगे, फिर +5। यानी जो k के साथ वैल्यू लेनी है आपने, उसी को ही आपको ऐड करना है। देखो यहाँ पर क्या था k के साथ, यहाँ भी 5 था, तो यहाँ पर देखो 7+5, फिर +5, फिर +5। यहाँ पर क्या था, k के साथ यहाँ पर क्या था 7, तो यहाँ पर देखो 40, अब यहाँ -7 है तो इसलिए वैल्यू कम हो रही है, 46 -7, फिर -7, फिर -7। तो ये आंसर को डायरेक्ट लिखने का तरीका है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनमें कम चांसेस है ऐसे के। तो आपको डायरेक्टली लिखने का तरीका बताया मैंने, कि जो आपके पास, जिसकी आप कांग्रेस क्लास निकाल रहे हो 3,
आपने वो लिख लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको जो भी मोड के साथ नंबर दिया है वो नंबर आप प्लस कर दो और वही नंबर आप माइनस कर दो। तो इस तरह से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, पहले मेथड से करोगे ठीक है। नहीं, अलग अलग लिख दो, ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो, दोनों तरीके ठीक है। कांग्रेस मॉड्यूलो में मोड ऑपरेटर लगाकर फिर सॉल्व किया जाता है। कांग्रेस क्लास में लिखने का तरीका नाम चेंज है बस, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। हाँ, तुम जोक मुझे भेज दिया करो, मैं मार दिया करूंगा। जोक भी तो होनी चाहिए ना मारने के लिए। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। इट इज करंटली 8 AM, अभी 8 AM का टाइम है। व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी इन द नेक्स्ट 500 आवर। तो अगले 500 आवर्स के बाद जो टाइम होगा वो क्या होगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो आप नेक्स्ट 500 आवर्स की बात कर रहे हो, ये आप देखो कि इसकी कॉन्ग्रेंट वैल्यू क्या है। मतलब अगर हम इसको मोड वाले तरीके से निकालें तो 500 आवर एक्चुअली में कितने आवर्स के बराबर होगा। क्योंकि 500, जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई 48 आवर्स, तो 48 आवर्स का मतलब तो पूरे 2 दिन हो गया। तो जो टाइम, जिस टाइम पर अभी हम खड़े हैं, अभी अगर 8 बजे का टाइम है, तो अब से 48 आवर्स बाद भी 8 बजे का ही टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर 48 करके पूरे आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई अब से 26 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, तो अब आप ऐसे तो नहीं करोगे भाई 8 आवर्स के अंदर आपने 26 आवर्स ऐड करोगे फिर आप टाइम बताओगे। तो 26 और 8 ऐड करेंगे तो भाई 34 हो गया। अब 34 आवर्स तो कुछ होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 26 आवर्स की कॉन्ग्रेंट वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 26 को डिवाइड कर लेंगे हम 24 से। तो 26 mod 24 ये निकाल लेंगे हम। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें 2 घंटे ऐड करने हैं। तो 26 आवर्स के बाद जो टाइम है वो 10 बजे का टाइम होगा। तो इससे हम इससे पता लगाएंगे कि टाइम कितना होगा। 34 आवर्स नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर जो नेक्स्ट 500 आवर्स की बात है, तो आप इसकी कॉन्ग्रेंट वैल्यू निकालो। तो 500 मॉड 24, इसकी वैल्यू निकालोगी आपकी कितनी आएगी। उसके लिए 500 को डिवाइड कर लो 24 से। 20 आ गया। तो 20 यहां पर छोटा हो गया, मतलब 20 आवर्स आ गए। तो यानी 500 आवर्स में जैसे कुछ दिनों के बाद, यहाँ पर अगर दिन की बात करेंगे तो 20 दिन हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूरा लेके चलूंगा तो यहाँ 20 दिन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जीरो उतार लिया है। तो 20 दिनों के बाद भी आपको 20 घंटे और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास ये पता लगेगा कि टाइम कितना था। लेकिन हमें दिन विन का यहाँ पर चक्कर कुछ करना नहीं है, हमें तो सिर्फ टाइम आवर्स के हिसाब से देखना है। अब यहाँ पर जो टाइम आपका 8 AM है, इसके अंदर आप 20 को ऐड करो। तो 8 + 20, अब 28 आ गया। अब लेकिन जो आवर्स है तो उसमें 28 आवर्स तो उसमें भी नहीं होता। तो फिर अब इस 28 की भी कॉन्ग्रेंट वैल्यू निकालो। अगर ये 24 घंटे से कम आता तो वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर ये 24 घंटे से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इसकी भी आपको कॉन्ग्रेंट वैल्यू निकालनी है कि एक दिन कंप्लीट होने के बाद कितने घंटे बचे। तो 28 mod 24 निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 4। इसका मतलब है कि जो टाइम आएगा आपका, रिक्वायर्ड टाइम, आ जाएगा 4 AM। अगर ये 12 से ऊपर आ जाता तो फिर PM में चला जाएगा टाइम। 12 से कम है तो इसका मतलब ये सुबह का टाइम है। 26, कौन सा 26। अरे ये तो मैं एग्जांपल बता रहा था कि 26 आवर का अगर है तो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन से उसका नहीं है, क्वेश्चन समझाने के लिए बताया था मैंने वो। हाँ लुबानी, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि हम 12 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे।
12 से आप डिवाइड जब करोगे जब आपको यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर आपसे टाइम में पूछा है द नेक्स्ट 1500 आवर इन AM और PM। जब आपने AM और PM के बारे में बताना है तो आपको 24 आवर से डिवाइड करना है। जब ये सिंपली बस आपसे इतना पूछे कि इफ द करंटली टाइम इज 8 o'clock, ठीक है, 8 बजे, तो अब से 500 घंटे के बाद टाइम कितना होगा, तो उसमें आपको 12 से डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ वहां पर आपसे ये AM PM की बात नहीं कर रहा, ये सिंपली आवर्स में बात कर रहा है, और आवर्स जो होते हैं वो 12 होंगे घड़ी के अंदर, ठीक है। और जो टाइम होगा वो दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो जहां पर भी आपको सिर्फ आवर्स की बात करेगा, भाई इतने आवर्स हो गए और इतने आवर्स के बाद टाइम कितना होगा, तो वहां पर आपको 12 से करना है, ठीक है। अरे आदित्य, सारी चीजें शॉर्टकट में करोगे? थोड़ा आंसर एक्सप्लेन भी कर देना। इस वाले केस में तो डिफर नहीं करेगा, इस वाले में डिफर नहीं करेगा। जहां पर PM अगर आ जाता ना तो डिफर करता, क्योंकि यहाँ पर तो 4 o'clock आंसर ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर मान लो PM वाला केस होता, जैसे यहाँ पर आ जाता आपके पास, मान लो 2 PM आ जाता, तो उसमें PM आता और उसमें 2 o'clock आता। 24 को 500 से डिवाइड, अरे कर तो दिया ना, 24 से 500 को डिवाइड कर तो दिया। 24 को डिवाइड करना है क्या? 24 तो ऑलरेडी छोटा है, तो वो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आती है इनकी प्रॉपर्टीज। और जो पहली प्रॉपर्टीज है उसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास से 3 नंबर है, A+B=C, तो अगर हम इन तीनों में मॉड लगा दें, A mod n, B mod n इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod n, तो ये कॉन्ग्रुएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। A mod n, B mod n और C mod n, एन सबका सेम रहना चाहिए, वो डिफर नहीं कर सकते आप, ठीक है। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ए और बी जो अलग अलग हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके A+B mod n इक्वल्स टू में A mod n प्लस में B mod n, ठीक है। ये जो A+B mod n है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर कहता है कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है, तो अगर इसमें आपने कुछ ऐड किया तो इसमें भी आपको वही टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने K ऐड किया है, तो यहां पर भी हमने K ऐड कर दिया। कि एन में कुछ नहीं करना है, जो डिवाइजर होगा उसमें कुछ नहीं ऐड करना है, डिविडेंड और जो डिविडेंड और जो रिमाइंडर होंगे उसके अंदर करना है बस। और तीसरे में क्या कहता है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है और सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन है, तो इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो A+C, ठीक है। और यहां से जो रिमाइंडर है B+D, इस तरह से दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हो। 12 से आदित्य तब डिवाइड करेंगे जब AM PM नहीं पूछेगा, सिंपली आवर्स में पूछेगा कि अभी 8 o'clock का टाइम है, तो अब इतने घंटे के बाद कितना टाइम होगा, तो वहां पर 8 o'clock बोल रहा है, AM PM नहीं बता रहा, तो मतलब वहां पर 12 से करना है। हिमांशी, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे यहाँ पर 8 AM ना होकर ये पूछता कि इट इज करंटली 8 o'clock, अब ये AM PM की बात ही नहीं कर रहा, तो इस केस में आपको मोड 12 निकालना है, यहाँ पर 12 से डिवाइड करना है। लेकिन जब उसने AM PM आपको दे दिया, सुबह का या शाम का जो भी टाइम हो, तो उसमें आपको मोड 24 करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ये वाला करते हैं एग्जाम्पल, ये तो छोटा ही है।
यहाँ पर ये सारे नंबर आपने प्लस करने हैं, फिर उसको 3 से डिवाइड करना है। तो प्लस में तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन नंबरों को हम प्लस कर लें और फिर इसको 3 से डिवाइड कर लें। ठीक है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी नंबर है आप सबका मॉड अलग अलग ले सकते हो। आपने लिखा 672 मॉड 3 प्लस 541 मॉड 3 प्लस 383 मॉड 3 प्लस 295 मॉड 3 प्लस 101 मॉड 3 प्लस 86 मॉड 3। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आप इन सब को अलग अलग डिवाइड कर लो पहले, फिर बाद में रिमाइंडर इनके छोटे हो जाएंगे, फिर उनको ऐड कर लो। तो इतने बड़े बड़े नंबर आपको ऐड नहीं करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सभी को पता ही होगा। यहाँ पर 5 + 4 9 + 1 10, सम 10 आ रहा है तो उसका मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इधर देखो 2 + 9 11, 11 + 5 16, तो 16 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 101, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 86, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी रिमाइंडर आए उन सबको आपस में ऐड कर दो। तो 0 +1 +2 +1 +2 +2, 4 5 5 और 3 8। अब 8 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 3 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, मतलब इसका जो आंसर है वो आ गया 2। अब सोचो यहाँ पर अगर प्लस की जगह यही टर्म सारी मल्टीप्लाई में होती तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाता। क्योंकि सबको इन सबको अगर प्लस में हम करें तो प्लस में हम एक बार को कर सकते हैं कि भाई हमने प्लस कर लिया सारे नंबरों को, फिर हमने 3 से डिवाइड करके चेक कर लिया, ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई ये होता तो बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अब यही जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, यहां पर हमने प्लस किया, वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई इतना ही फर्क है। तो अब यहां पर जो ये मल्टीप्लाई वाले नंबर है, ठीक है, जैसे 783 मॉड 5 इंटू 657 मॉड 5, 594 मॉड 5, 432 मॉड 5, 346 मॉड 5, 251 मॉड 5। ये हो गया। अब यहां पर 5 से अगर मैं डिवाइड करूं इन सबको तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा, इसका 2 आ गया, इसका 1 आएगा, लास्ट वाले का भी 1 आ जाएगा। अब जितने भी रिमाइंडर आए सबको मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 × 4 × 2 × 1 मॉड 5। तो 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 48, 48 मॉड 5। और 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी काम आती है। क्लियर सबको यहाँ तक? कोई डाउट?
बस एक दो टॉपिक और है, ये कांग्रेस मॉडल को खत्म कर लेते हैं आज। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जब आपसे टू डिजिट का पूछा जाएगा तो इसमें आपको निकालना होता है मोड 100, क्योंकि 100 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे टू डिजिट में आ जाएंगे। ठीक है, वन डिजिट वाला भी होगा तो उसको हम 01, अगर 1 आता है तो 2 आता है तो 02 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी टू डिजिट का पूछेगा आपको इसका मोड 100 निकालना है, थ्री डिजिट का पूछेगा तो मोड 1000 निकालना है। तो अब यहां पर इसका आपको मोड 100 फाइंड करना है। तो इसका अलग अलग मोड आप फाइंड करो, 2 3 4 5, मोड 100, और 6 7 8 9, मोड 100। अब इसकी मैं आपको दो अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो नॉर्मल है, रेगुलर है। हाँ, उससे पहले हो जाएगा खत्म। हाँ सुमेधा, एम पी एम वाले क्वेश्चन में अगर 12 से ज्यादा आएगा तो आपको करना पड़ेगा ना वो। हेलो। हाँ। हाँ 8:30। हाँ। हाँ हाँ। 500 मोड 12 करोगे तो 8 आएगा। 20 12 8। ठीक है। अब उसमें 8 में आप 8 ऐड कर दो, जो 8 बजे का टाइम दे रखा था उसमें 8 ऐड कर दो, 8 और 8 16। 16 का मतलब जब उसको आर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। 4 o'clock का टाइम हो जाएगा। अब वो 4 o'clock का टाइम चाहे वो इवनिंग का हो चाहे वो मॉर्निंग का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता वो। हाँ, एक क्वेश्चन ये करा दूं फिर पावर वाले करते हैं। अब इसको देखो, दो अप्रोच से बता रहा हूं मैं। एक अप्रोच तो रेगुलर है कि यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करा तो 45 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 89 आएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 और 89 को आप मल्टीप्लाई कर लो। 39 36 और 4 40, 8 5 40, 32 और 4 36। ये आ जाएगा 4005 मोड 100। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 05। ठीक है, दो डिजिट में आपका आंसर ही आ जाएगा। अब लेकिन दूसरा तरीका इसमें क्या है, जो थोड़ा इससे आसान पड़ेगा। हमने इसको तो लिख लिया 2 3 4 5 को। इससे अगली लाइन बता रहा हूं मैं, इसका आपने वैल्यू लिख ली 45 मोड 100। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये 100 के क्लोज है। ये जो रिमाइंडर आ रहा है 89, ये 100 के क्लोज आ रहा है। तो इसको एक दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, फोन के मॉडल पे नहीं। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर 89 को, मतलब 89 मोड 100 की जगह, अगर देखो मैं 89 को 100 से डिवाइड करूं तो दूसरी अप्रोच हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि रिमाइंडर मुझे यहाँ लग रहा है बड़ा है, क्या ये छोटा हो सकता है? तो मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करता है यहाँ पर, तो नीचे 100 आ गया, और 89 में से 100 माइनस करना है तो यहाँ पर -11 बना। अब आप कहोगे रिमाइंडर तो नेगेटिव होना नहीं चाहिए, रिमाइंडर हमने स्टार्टिंग में बढ़ाई वो तो पॉजिटिव है। लेकिन हम अभी फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे। फाइनल आंसर में अगर मैं -11 लिखूं तो वो गलत है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उसमें माइनस वाली अप्रोच यूज कर सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए। तो मैंने इसको 89 मॉड 100 को ऐसे ना लिखकर मैंने लिख दिया -11 मॉड 100। ठीक है, रिमाइंडर छोटा हो गया। और उससे फायदा क्या हुआ, यहां पर जो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, इतनी टेबल तो मेरे को भी याद नहीं है, तुम्हें तो क्या याद होगी। तो यहां पर आप डायरेक्टली इस काम को कर सकते हो। 45 और -11 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 4 9 और 4 -495। अब इस -495 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। -495 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो मेरे को -5 से करना पड़ेगा, इससे बड़ी वैल्यू पे जाने के लिए, छोटी वैल्यू पर जाने के लिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर 5 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 05। तो आप ऐसे करोगे ये भी ठीक है, ऐसे करोगे ये भी ठीक है। इजी ये पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? आ तो गई 2 डिजिट 05। यहाँ भी तो यही आया है 05। देखो यहाँ पर एक रिमाइंडर 45 था, एक रिमाइंडर 89 था। तो मेरे को लगा कि यार 89 जो है ये तो 100 के क्लोज है। तो इसको मैं अगर दूसरे तरीके से रिमाइंडर निकालूं तो ये छोटी वैल्यू मुझे दे सकता है। कितना क्लोज है यहाँ पर? ये 11 का गैप है। यानी 89 को अगर मैं इस अप्रोच से इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर रिमाइंडर -11 आ रहा है। वो -11 एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं इससे इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर ये इजी पड़े मल्टीप्लीकेशन में तो ही करना, ये नहीं कि जबरदस्ती माइनस वाली अप्रोच हमें यूज करनी है, कुछ डिफरेंट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों नंबर आपके ऐसे आ रहे हैं जिनको आप वर्बली कर सकते हो तो करो। जब आपको पूरी यहाँ पर पूरा वर्क करना ही है तो फिर बेटर है कि आप पॉजिटिव में रहो, नेगेटिव पे मत जाओ। ठीक है, नेगेटिव तभी जाना जब वो आपको आसान पड़ता हो। तो यहाँ पर हमने 89 मॉड 100 को ऐसे लिख लिया। अब 89 मॉड 100 को ऐसे लिखने में हमें फायदा ये हुआ कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 5 आएगा। हाँ जी, माइक कौन खोल रहा है माइक? ठीक है, अभी हुआ क्लियर? अभी कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे माइनस से, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो एक्सपोनेंट वाली है। ठीक है, एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम है तो इसकी पावर आप जितनी करोगे आपको बी की पावर भी उतनी ही कर देनी है। तो जितनी ए की पावर उतनी ही बी की पावर, और इस तरीके से उनको सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 16 मॉड 4। अब 3 की पावर 16 अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसमें मॉड वाला तरीका लगाएंगे। अब आपको क्या अप्रोच यूज करनी है? आपको कोशिश करना है कि रिमाइंडर आपका या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए, दोनों में से कोई भी रिमाइंडर आ जाए। क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी करो इजिली कर सकते हो काउंट, -1 की पावर कितनी भी करो इजिली कर सकते हो। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ऐसा आएगा, तो वहां पर हमें कोशिश करनी है कि रिमाइंडर जितना छोटा आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ 3 की पावर 16 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 3 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। 3 की पावर 2 यानी 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1। अब यहां पर जितनी पावर आप बढ़ाओगे उतनी पावर आपको यहां बढ़ानी है। तो मेरे को पावर कितनी चाहिए? 3 की पावर 16 तक जाना है। 3 की पावर 2 ऑलरेडी है, तो 3 की पावर 2 की पावर 8 कर दूं मैं, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 की पावर 8 मॉड 4। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। यानी हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 16 मॉड 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर सबको? फिर इसकी मैं एक दूसरी अप्रोच और बता रहा हूं आपको।
देखो यहाँ पर 3 की पावर आपको 16 तक जाना है, 16 तक हम सीधा जा नहीं सकते, तो आप छोटी छोटी पावर से चलो कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। तो ऐसे में कौन सी पावर ले लूं जिसको सॉल्व करने के बाद 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आ जाए। कोशिश हमें 1 लाने की करनी है, लेकिन अगर 1 नहीं आएगा तो फिर छोटी से छोटी वैल्यू लाने की कोशिश करनी है। तो 3 की पावर मैंने देखा कि भाई 3 की पावर 2 होता है 9, और 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो वही मेरा टारगेट है, रिमाइंडर 1 आ जाए किसी तरह से। तो इसलिए 3 की पावर मैंने 2 लिया, 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 1। इसको कॉन्ग्रेंस वाले तरीके में लिख दो, ठीक है, इस तरीके में लिख दो। अब जितनी पावर आप यहां बढ़ाओगे उतनी पावर यहां बढ़ानी है। तो 3 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, हमें पावर 16 तक जाना है। तो 3 की पावर 2 फिर उसकी होल पावर और कर दो 8, तो 8 टू जा 16 हो जाएगा। अगर आपने पावर यहां पर 8 करी है तो पावर यहां भी 8 करनी पड़ेगी। तो ये 3 की पावर 16 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, यानी 3 की पावर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी कोई डाउट? अभी ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, रुको। अब इसी को एक दूसरे तरीके से और बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर खाली 3 से स्टार्ट करूं, 3 की पावर 2 ना लेके मैं खाली 3 से ही स्टार्ट करूं, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 4। अब 3 की पावर, अगर मैं 3 को डिवाइड करना चाहूं 4 से, तो 3 तो 4 से छोटा है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, मतलब रिमाइंडर 3 रहेगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पर माइनस वाली अप्रोच पर अगर जाऊं तो मैं यहाँ पर 1 से कर देता हूं इसको। तो 3 माइनस 4 करेंगे, -1 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया इसका -1। टारगेट आपका रिमाइंडर 1 रहना चाहिए या -1 रहना चाहिए। अब यहां पर 3 की पावर कितनी चाहिए, 16 चाहिए, तो 3 की पावर 16, यहां भी कर दो -1 की पावर 16 मॉड 4। तो 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। तो यहां पर भी रिमाइंडर आपका 1 आ गया, आंसर आ गया हमारा 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में मतलब जो आपको आसान लगे आप वो तरीका यूज करो। कोई मतलब वो नहीं, एक फिक्स पैटर्न नहीं पकड़ना है कि ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, रट्टा वाला काम नहीं करना है। कंसेप्ट को समझो कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप यहाँ पर पावर ढूंढते रहोगे, पावर बढ़ाते रहोगे, लेकिन 1 रिमाइंडर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पावर छोटी करके उसमें देखोगे तो -1 इजीली आ जाएगा। तो आप -1 वाला तरीका आप इस्तेमाल करो। ठीक है, अरे 15 पे भी आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं मौली, एक 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 करके चलते हैं। एक क्वेश्चन और आया कि यहाँ पर अगर 3 की पावर 16 की जगह 3 की पावर 17 होता तो भी कोई टेंशन नहीं है आपको। भाई 3 की पावर 16 तक तो ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 17 आता ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 8 कर ली, 16 तक पहुंच गए। अब 3 की पावर 16 आपके पास ये आ गया, हमें चाहिए 3 की पावर 17। तो 3 की पावर 16 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 3 की पावर 1 लिए तो इधर भी 3 की पावर 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 17, यहाँ पर हो जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो जब आप यहाँ पावर की पावर बढ़ाओगे तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस पावर के उतना क्लोज जाने की कोशिश करो। अगर डायरेक्टली वहां तक चले गए तो ठीक है, अगर नहीं जा पाए वहां तक तो फिर जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज जाओ। आंसर 3, आंसर जो हमेशा होगा, किस में लिख रहे हो आप? एमसीक्यू क्वेश्चन लाइक 3 मॉड 4, तो 3 मॉड 4 होगा तो 3 लिखना है। आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है, फाइनल आंसर। ये सिर्फ आप उसमें इसकी जो क्या बोलते हैं स्टेप्स जो होते हैं ना, स्टेप्स के अंदर आप माइनस यूज कर सकते हो, फाइनल आंसर में माइनस मत यूज कर देना, नहीं तो नंबर हो जाएगा कट। अब यहाँ पर देखो, फाइनल लास्ट डिजिट ऑफ 12 रेज टू पावर 12, लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो मतलब एक डिजिट की बात कर रहा है, एक डिजिट की बात कर रहा है तो इसका मोड 10 निकालना है। तो 12 की पावर 12 का मोड 10 कितना होगा ये हमें पता लगाना है। अब यहाँ पर ये वाला नंबर भी इवन है, ये वाला नंबर भी इवन है, तो इसमें तो 1 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, इसलिए 1 के पीछे तो हमें पढ़ना ही नहीं है। अब इसमें आप ये कोशिश करो कि आप जितना पावर को
छोटा रख सकते हो, रिमाइंडर को छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखो। देखो 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा। तो 2 की पावर 3 से आप जा सकते हो। अगर मैं 2 की पावर 3 लेता हूं तो 8 आया। ठीक है, अब 8 को मैं डिवाइड करूं अगर 10 से, तो रिमाइंडर -2 आ गया। 1 तो आ ही नहीं सकता, तो 1 से अगला नंबर 2 ही है, तो वो आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो यानी मैं इसमें 2 की पावर 3 को लेके चलता हूँ, रिमाइंडर -2 आ गया, मॉड 10। अब आपको कहां तक जाना है, 12 तक जाना है। तो 3 की टेबल में 12 आ ही जाएगा, तो 2 की पावर 3, इसकी पावर 4 कर दो, यहां पर भी इसकी पावर 4 कर दो, तो 2 की पावर 12 कॉन्ग्रेंट टू 2 की पावर 4 करोगे 16। अब 16 क्योंकि 10 से बड़ा है तो इसको और डिवाइड करो, तो आ जाएगा 6। यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है वो आएगी आपके पास 6। क्लियर हुआ? 12 की लास्ट डिजिट, 12 की लास्ट डिजिट कैसे ले ली मैंने डायरेक्ट? अरे अरे सॉरी सॉरी मैंने 2 ले लिया यहाँ पर, 12 लेना था। अच्छा, वैसे अगर एमसीक्यू के हिसाब से करोगे तो ये आंसर तुम्हारा ठीक है। ठीक है, फॉर एमसीक्यू पर्पस, क्योंकि वो लास्ट डिजिट पूछ रहा है आपसे। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितना भी नंबर बड़ा हो, अगर लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो आप लास्ट डिजिट को सॉल्व कर दो बस। लेकिन वो अगर सब्जेक्टिव करना पड़ेगा तो फिर ये गलत है। तो आंसर 6 ही आना है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर फिर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने 2 लेके कर दिया। तो यहाँ पर 12 देखो, अब 12 की पावर 1 ही लेके चलते हैं, उसी से रिमाइंडर मिनिमम आएगा। 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप ले लो 12 की पावर, यहाँ पर आप ले लो 3। अब 2 की पावर 3, अब वही प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 12 की पावर 3 ऐसे रहने दो। इधर आया आपके पास 8, 8 को डिवाइड करेंगे तो -2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर पावर बढ़ा दो, इसकी पावर 4 कर दो, इसकी पावर 4 कर दो, आगे का प्रोसेस सारा सेम ही है। तो ये आ जाएगा 16, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 6। तो 12 है तो इस तरह से कर दो। ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यू आए और लास्ट डिजिट पूछ ले तो कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, बस लास्ट वाली डिजिट को पकड़ो, उससे सॉल्व कर दो, उसी से आंसर तुम्हारा। 8 को 10 से डिवाइड करने वाला, 8 छोटा है ना भाई, 8 छोटा है। तो मैंने नंबर यहाँ जब 1 लिया तो 8 में से इसको माइनस करना है, 8 में से 10 को माइनस करना है, तो -2 आएगा ना। जब आप माइनस वाली अप्रोच यूज करोगे तो ऐसे करना होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अब एक कंसेप्ट और रह गया लास्ट, स्कोर कर लेते हैं डिस्कस। छोटा सा ही कंसेप्ट है ये। यहाँ पर भी बस वही लिखने का तरीका ही अलग है और कुछ नहीं है। एडिशन मोडुलो एम, कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो एडिशन मोडुलो कैसे डिनोट करना है, ये साइन प्लस उसके नीचे एम, तो इसको बोलते हैं एडिशन मोडुलो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में कह दिया इसने ए प्लस बी और ऐसे एम लगा दिया, तो मतलब ये एडिशन मोडुलो पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड एडिशन मोडुलो 9 इफ ए एंड बी आर दिस। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 4 + 9
12, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अब इस अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये पता ही नहीं है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ही नहीं पता। तो 2022 में जो पेपर हुए थे उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में। अब वो बच्चों को पता ही नहीं था आधों को तो कि ये है क्या। तो इसका मतलब यही है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो कि ए और बी को ऐड कर दो और उसका मॉड एम निकाल दो। अगर ए और बी की वैल्यू एम से बड़ी है तो आंसर इसका ये बनेगा। अगर ए प्लस बी की वैल्यू एम से छोटी है तो इसका आंसर ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो 4 और 12 है, इसको प्लस करो और इसका मॉड 9 निकाल दो। 12 4 16 और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखो फाइंड एडिशन मॉडुलो 17 इफ ए एंड बी आर 3 एंड 11, यानी 3 17 और 11। 3 और 11 का एडिशन मॉडुलो 17 निकालो। अब यहाँ पर 3 और 11 तो 14 आ रहा है और 14 तो 17 से छोटा है, तो वो तो डिवाइड होगा नहीं, मतलब इसका आंसर ही आ गया आपके पास 3 + 11 = 14। ठीक है, हाँ सर कर सकते हो, वैसे एमसीक्यू में कर सकते हो, सब्जेक्टिव में नहीं। तो बस यहाँ भी लिखना, लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी काम वही करें हम। यहाँ पर एडिशन मॉडुलो है, फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, फिर सब्ट्रैक्शन मॉडुलो, सब में आपको यही काम करना है। सब्ट्रैक्शन मॉडुलो आ गया। सब्ट्रैक्शन मॉडुलो में जैसे आप 21, वैसे ही है सारा कुछ। ठीक है, पहले वाला देखो, पहले वाले में वैल्यू 4 ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसका आपको निकालना है 4 सब्ट्रैक्शन मॉडुलो ऑफ 7 और यहाँ आ गया 12, तो ये बराबर हो जाएगा 4 - 12 मॉड 7। और 4 - 12 हो जाएगा आपके पास -8। अब -8 का अगर मॉड 7 आप निकालते हो तो -8 को जब आप डिवाइड करने जाओगे 7 से, तो यहाँ पर आपको -2 पे जाना पड़ेगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6, तो इसका आंसर है 6। मतलब आप इसको अपने हिसाब से ऐसे मत एडजस्ट कर लेना कि 12 को हम इधर लिख लेते हैं, 4 को हम इधर लिख लेते हैं, ऐसा करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, जबकि आंसर आएगा इसका 6। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोबारा एक बार देखो। ये बोल रहा है कि आपको एडिशन मॉडुलो ऑफ ए और बी निकालना है। जिसका एडिशन मॉडुलो निकालना है उन दोनों नंबरों को प्लस करो, और जिसका जो मॉड आपको दिया हुआ है वो प्लस के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दो उसको। जैसे यहाँ कह रहा है फाइंड एडिशन मॉडुलो 9, तो 9 कहाँ जाएगा आपका, 9 जाएगा यहाँ पर एम की जगह पर। अब किसका निकालना है, ए और बी क्या है 4 और 12, तो ए की जगह 4 बी की जगह 12, ए की जगह 4 बी की जगह 12, और ये जो 9 आएगा ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा इसके एडिशन के। अब इनको करना है कि आपको सिंपल 12 और 4 16, 16 को 9 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा जैसे आपने पहला वो निकाला है। ठीक है, कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बस लिखने का तरीका एक बार समझ लो कि लिखना कैसे है। और आपको अगर एग्जाम में ये लिखा मिल गया कि फाइंड दिस, तो ये मतलब पता होना चाहिए आपको ये एडिशन मॉडुलो पूछ रहा है, मतलब ऐड करो, ऐड करके जो एम वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, और अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये बता रहा, कंडीशन को आप छोड़ दो, अगर ये कंडीशन में कुछ कंफ्यूज होना छोड़ दो, इसे कुछ नहीं करना हमें इसका। हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों नंबर को प्लस कर लेना है। 3 + 11 14 हो गया, 14 को डिवाइड करना है 17 से। अब क्योंकि 14 तो ऑलरेडी छोटा है ना, तो आंसर उसका 14 ही रहेगा। अगर कोई बड़ा नंबर आएगा तो उसका मॉड हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सेम चीज आपको सब्ट्रैक्शन में करनी है। अभी बताओ मुझे पहले इसमें कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ। हाँ सब्ट्रैक्शन मॉडलों पे चलते हैं हिमांशी। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। चलिए, अब सब्ट्रैक्शन मॉडुलो में यहाँ पर क्या था, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो ऑफ 7 निकालना है, किसका 4 एंड 12 का, यानी 4 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका मॉडुलो 7 निकालना है। तो 4 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया, -8 आ गया। अब यहाँ पर माइनस में आ रहा है, आंसर आप माइनस में छोड़ नहीं सकते रिमाइंडर को, तो यानी इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस कैसे करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर माइनस वाले नंबर को डिवाइड करना है आपको, तो यहाँ पर रिमाइंडर आप ऐसा लोगे कि वैल्यू इससे छोटी आ जाए।
ठीक है, 7 अगर मैं 1 लेता तो यहाँ -7 आता, तो -7 तो -8 से बड़ा हो गया, हमें छोटा चाहिए, इसलिए -2 पे किया हमने, -14 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, नीचे वाले नंबर का हमेशा साइन चेंज कर देना है। ठीक है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन में रखना ही नहीं अपने आप को। नीचे वाला नंबर जो आप लिख रहे हो उसका साइन चेंज कर दो, मतलब 14 हो गया आपका प्लस का। अब तो -8 + 14, आंसर आया 6। तो इस तरह से रिमाइंडर आपका 6 बन गया। ठीक है, फिर लास्ट है आपके पास मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर 3 और 11 का पूछ रहा है, मॉड कितना है, 8 है, तो 3 × 8 = 11। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं कि आपको एग्जाम में अगर ऐसे लिखा आ गया कि भाई फाइंड दिस, तो आपको पता हो कि आप करना क्या है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 से 8 को ही मल्टीप्लाई कर दो, 11 को ही मल्टीप्लाई कर दो। आपको 3 और 11 को मल्टीप्लाई करना है और इसका मॉड 8 निकाल देना है। तो ये आ गया 33 मॉड 8। अब 33 को डिवाइड करोगे तो 8 × 4 = 32, यानी रिमाइंडर आ जाएगा इसका 1। -8 इज सेकेंड सिचुएशन। क्या लुभानी, क्या कहना चाह रहे हो? होमवर्क पूरी एक्सरसाइज करनी है आपको, एक्सरसाइज 1.1। -8 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, बताओ मुझे जरा। अगर आप यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ 7 आएगा, अगर यहाँ -1 भी लिखोगे तो -7 आएगा। तो ये वाला नंबर तो इससे बड़ा हुआ है ना अभी, तो आंसर आपका फिर भी माइनस में रहेगा। और फाइनल आंसर आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर आपका प्लस में होना चाहिए, इसलिए हम उसको करते हैं। और लुभानी में समझ गया बात, -8 7 से छोटा होता है, लेकिन फाइनल आंसर माइनस में नहीं हो सकता भाई। पीछे भी तो कई क्वेश्चन करे हैं ऐसे हमने, जैसे माइनस वाले नंबर को डिवाइड किया हमने। अगर आप -8 आंसर लिख के आओगे, गलत, आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो एक्सरसाइज आपको 1.1, ये कांग्रेस मॉडल का कंसेप्ट है, ये हमने पूरा किया है। तो इसके क्वेश्चंस आप करना एक्सरसाइज के, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप उसको एक बार रेफरेंस ले लेना। वहां से देखने के बाद भी अगर समझ ना आए तो फिर आप क्लास में पूछना मुझे। ठीक है, और आज डेमो क्लास थी तो आज सभी अटेंड कर पा रहे थे। कल से सिर्फ जो बच्चे बैच में होंगे, उड़ान में या फिर क्रैश कोर्स में, वही अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं फिर 7 बजे। ओके, गुड नाइट। हाँ परिधि, जहां पर लगेगा कि हाँ आपको कोई चीज ज्यादा समझनी है तो उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जो चीजें आप इजीली समझते जाओगे तो वो हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को डीपली हम डिस्कस करें। लेकिन आपको मैं कराऊंगा इस तरीके से कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम देंगे। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही मतलब चलते रहेंगे और आपको समझ आए ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा अगर आप सही माइंडसेट के साथ समझने के लिए बैठे हो तो।
उड़ान वाले अपनी क्लास से ज्वाइन करेंगे, उड़ान में शो होगा वो। ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट।